नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर। बंडप्पा खाशमपुर ने किसान में बीज वितरण किए। दलित संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपकर मांग की। कर्नाटका में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया, मुख्यमंत्री ने की राहत पैकेज की घोषणा। कर्नाटका में 24 घंटे में 18,324 संक्रमित, 24,036 डिस्चार्ज, 514 लोगों की मौत। प्रियंका की मोदी से अपील, ब्लैक फंगस आयुष्मान भारत के तहत कवर हो, इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिले में इस वर्ष के बुआई सीजन के लिए बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कमठाना ग्राम में बीज वितरण किए। उन्होंने कहा कि जिले में बीज की कोई कमी नहीं है, किसान बीज के लिए कृषि संपर्क केंद्र से बीज हासिल कर सकते हैं। ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಈ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 80-85% ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಆತಂಕ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ। ಆತಂಕ ನೀವು 100% ಕೊಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪರೇಶಾನ್ ಆಗಲ್ಲ। ಈಗ ಶುರು ಬಂದವ್ರು ಒಯ್ದರು, ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ನ ಲೋಡ್ ಹೊಂಟಾವ, MP ಬಲ್ ಅವ, ಹಾವೇಗವ, ಅಲ್ಲವ ಇಲ್ಲವ ಅಂಬದ್ರಾಗೆ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 75,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದಿದೆ। ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ 1,18,000 ಅಲ್ಲ। बीदर शहर के बैंक कॉलोनी में टीकाकरण कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में कॉलोनी के अधिक लोग टीका लेने के लिए आगे आए। इस दौरान कॉलोनी के विरोध सेरिकर और धनराज हंगरगी ने कहा कि जिले में केपी न्यूज चैनल इन दिनों टीकाकरण के लिए लोगों को जागृत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, इससे वह संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। सभी को आदाब। हमारे केपी न्यूज के माध्यम से मैं सबसे पूरे बिदर की जनता से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस एरिया में कोविड वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, तो मेरी विनती है सब लोग जल्दी से जल्दी आके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें। कोई हुआ में अपना ध्यान मत दें, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने जान के लिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी आकर वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लीजिए, मेरी गुजारिश है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर दलित संघर्ष समिति वक्टू संघ ने आज जिलाधिकारी पी सुनील कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि पिछले दिनों 2 दलित युवकों को एक PSI ने मूत्र पिलाने का मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में सरकार तुरंत PSI को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसी प्रकार 2 दलित युवतियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। घिनौना काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लॉकडाउन के कारण बहुत से कर्मियों और अन्य गरीब लोग परेशान हैं। इन सभी को सरकार द्वारा मुफ्त राशन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। संघ के जितेंद्र कांबले ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर जल्द मांगे पूरी नहीं करती है तो राज्य भर में सरकार का विरोध किया जाएगा। ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಬಡವರು ದುಡಿಯೋ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ವ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು। कांग्रेस नेता प्रकाश राठौड़ ने जिलाधिकारी पी सुनील कुमार को एक ज्ञापन देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार टीकाकरण में पूरी तरह विफल हुई है। इंजेक्शन की कालाबाजारी जोर पकड़ी हुई है। देश में कम से कम 260 इंजेक्शन की आवश्यकता है, जबकि मात्र 39 करोड़ इंजेक्शन की उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने इंजेक्शन खरीदने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार 600 रुपए प्रति डोज निजी अस्पतालों को दे रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंजेक्शन का धंधा बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव के दौरान इंजेक्शन मुफ्त देने का वादा किया था, तो क्या मोदी जी मात्र झूठ पे झूठ ही बोलते हैं? आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे DC को एक हमने मनवी दिया है। हमने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वैक्सीन देने का प्रक्रिया है उसमें टोटली फेल हो गया है। जो वैक्सीन खरीदने का है, जो
रेट वो वैक्सीन खरीद रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। पहले डोज जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना और बायोटेक भारत बायोटेक के पास से 150 रुपये में एक डोज लिए थे केंद्र सरकार, और राज्य सरकार को देके राज्य सरकार ने लोगों को दिया था। अभी क्या हो रहा है, केंद्र सरकार वैक्सीन लेने में टोटली फेल हो गए। जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास खरीदे नहीं, वो वैक्सीन नहीं है। आज देश में 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए हमारा देश को, पूरा देश को वैक्सीन देने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार केवल 39 करोड़ यानी 39 करोड़ वैक्सीन अभी तक खरीदे हैं, ऑर्डर दिए हैं। हमको ऑर्डर दे के लाने के लिए हमको 2-3 साल लगेगा। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें फेल हुआ है, और जो रेट खरीद रहा है वो पहला 150 में खरीदा है, फिर बोले कि हम केंद्र सरकार से नहीं देंगे, हम राज्य सरकार से आप उनको बोल दिए कि आप वैक्सीन खरीदो। आज वैक्सीन राज्य सरकार को खरीद रहा है 600 रुपये एक डोज में खरीद रहा है, और ये राज्य सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, उसमें 1250 रुपये में वो लोग बेच रहे हैं। कर्नाटक में 14 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने गुरुवार रात को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ऐसा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज की भी घोषणा की है। मालूम हो कि कर्नाटक की कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति ने लॉकडाउन 7 जून के बाद और 2 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह दी थी, जब तक कि दैनिक नए मामले 5000 से नीचे न आ जाए और मृत्यु दर 1% से कम न हो जाए। राज्य में 30,000 के पार हुई कोरोना से मृतकों की संख्या। मालूम हो कि कर्नाटक में बुधवार को कोरोना के 16,387 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 21,199 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं बुधवार को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 473 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस तरह राज्य में अभी तक कुल 30,017 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बुधवार को पॉजिटिविटी दर 11.22% रही। कर्नाटक में बीते दिनों के दौरान कोविड के मरीज बढ़े हैं। गत एक दिन में 18,324 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इससे पहले बुधवार को 16,387 और मंगलवार को 14,308 मरीज मिले थे। बीते 2 दिनों के मुकाबले मृतकों की संख्या भी बढ़ी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 464, बुधवार को 463 और गुरुवार को 514 मौतों की पुष्टि की। यानी इस माह के पहले 3 दिनों में कोविड से 1,441 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मौतों की संख्या 30,531 पहुंच गई है। राज्य के कुल 26,53,446 संक्रमितों में से 23,36,096 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 24,036 लोगों को गुरुवार को छुट्टी मिली। राज्य में अब 2,86,798 सक्रिय मामले हैं। पॉजिटिविटी दर 12.20% और केस फेटेलिटी दर 2.80% है। राज्य में कोविड से ठीक होने वालों की दर 88.04% पहुंची है, जबकि मृत्यु दर 1.15% है। लॉकडाउन खुलते ही बीएमटीसी बसों का किराया बढ़ने के आसार। डीजल की कीमतों के आसमान पर पहुंचने के साथ ही बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक बार फिर बसों का किराया बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्रालय का दरवाजा खटखटा रहा है। निगम ने इसके पहले जनवरी में बसों का किराया 20% बढ़ाने की मांग की थी। बीएमटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार डीजल की बढ़ती कीमतों के अलावा लॉकडाउन की वजह से निगम की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। ऐसे में किराया बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री लक्ष्मण सावदी के अनुसार बीएमटीसी का किराया वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। कुछ समय पहले 3 अन्य निगम किराए वृद्धि कर चुके हैं। फरवरी 2014 से ही किराया नहीं बढ़ा। बीएमटीसी के अधिकारी किराया वृद्धि को लाजमी बताते हुए कहते हैं कि फरवरी 2014 से ही किराया नहीं बढ़ाया गया। निगम पिछले कई सालों से किराया वृद्धि की गुहार कर रहा है, लेकिन सरकार जनता के विरोध की आशंका के मद्देनजर फैसला नहीं कर पा रही है। अधिकारी बताते हैं कि फंड की कमी के कारण निगम कर्मचारियों को वेतन भी मुश्किल से दे पा रहा है।
पिछले साल राज्य सरकार ने अप्रैल से नवंबर तक के वेतन के लिए फंड मुहैया कराया था। दिसंबर से मार्च तक बीएमटीसी को अपने फंड से कर्मचारियों को वेतन देना पड़ा। अब सरकार ने अप्रैल व मई के वेतन के लिए फिर से फंड मुहैया करा दिया है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। अब समाचार देश और दुनिया के। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि ब्लैक फंगस के उपचार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाए। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस जानलेवा बीमारी के मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराए जाए। कांग्रेस महासचिव ने यह सवाल भी किया है कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बताई जा रही है। मुंबई के पश्चिम उपनगर ओशिवारा में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आग में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। आग आशियाना टावर के एक हिस्से में सुबह 8 बजे लगी थी और इसके प्रथम तल पर फैल गई। अधिकारी ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियां और पानी के कई टैंकर घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग बुझाने का काम अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CSIR की सालाना बैठक में हिस्सा लिया और देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस बैठक के माध्यम से स्वदेशी वैज्ञानिकों को आभार जताया और कहा कि एक साल में कोरोना किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता पर कोई संकट आया है तो विज्ञान ने बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो अधिकारियों व स्टाफ के पहनावे में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई है। दरअसल अब नए आदेश के तहत ये अधिकारी कार्यालय में ड्यूटी के समय केवल निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे। उनके जीन्स, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने पर मनाही होगी। यह आदेश सीबीआई के नए निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल ने दिया है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र और कुछ अन्य स्थानीय नेताओं ने तेलंगाना राष्ट्र समिति से इस्तीफा दे दिया है। एटाला राजेंद्र ने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, इसलिए आज 19 साल पार्टी में काम करने के बाद इस्तीफा दिया। उनकी मांग थी कि आप इस्तीफा देकर बात करें। मैं 6 बार जीत कर आया हूं, लोगों की राय लेकर क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप गलत है। मेरी मांग और निवेदन है कि सीबीआई से जांच करा ले। अगर कुछ भी गलत होगा तो जो भी सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। वहीं बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर उन्होंने कहा कि मैं चर्चा करके ही निर्णय लूंगा। राजेंद्र भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं और खबरों के अनुसार उन्होंने भगवा दल के शीर्ष नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की है। राजेंद्र उन कुछ वरिष्ठ नेताओं में से एक है जो 2 दशक पहले पार्टी के गठन के बाद से टीआरएस के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर के मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री
स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, सब कुछ मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। राजेंद्र ने कहा कि कई नेता मेरे साथ पार्टी छोड़ने को तैयार है। अब समाचार फिल्म जगत के। अभिनेत्री काजल अग्रवाल जल्द ही फिल्मकार सुजय घोष के साथ फिल्म उमा में काम करेंगी। सुजय घोष इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर होंगे। अभिषेक घोष के AVMA मीडिया और मंत्रराज पालीवाल के मिराज ग्रुप के बैनर तले इसका निर्माण किया जाएगा। फिल्म उमा का निर्देशक तथागत सिंह करेंगे। बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म होगी। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर बताया कि इस मूवी को अभिषेक घोष और मंत्रजा पालीवाल मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म के आधिकारिक सारांश के अनुसार यह शादी की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कुलीन घर की कहानी है, जहां पूरा परिवार इकट्ठा होता है और तभी वहां एक अनजान शख्स उमा के आने से कहानी नया मोड़ लेती है। अंत में समाचार खेल जगत के। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीम गुरुवार दोपहर लंदन पहुंच गई थी। BCCI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर टीम इंडिया के भारत से इंग्लैंड तक के सफर का एक शानदार वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल और चेतेश्वर पुजार समेत कई खिलाड़ियों ने अपने इस सफर के बारे में बात की है और साथ ही बताया कि खिलाड़ियों को साउथहैम्पटन पहुंचने के बाद 3 दिन का कड़ा क्वारंटीन करना होगा। इस दौरान वह एक दूसरे से भी नहीं मिल पाएंगे। 3 दिन के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग शुरू करने की इजाजत होगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बंडप्पा काशमपुर ने किसान में बीज वितरण किए। दलित संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपकर मांग की। कर्नाटका में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया, मुख्यमंत्री ने की राहत पैकेज की घोषणा। कर्नाटका में 24 घंटे में 18,324 संक्रमित, 24,036 डिस्चार्ज, 514 लोगों की मौत। प्रियंका की मोदी से अपील, ब्लैक फंगस आयुष्मान भारत के तहत कवर हो, इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।